नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी नेपाल में हुए चुनाव में बालेन्द्र शाह की जो पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उनकी भारी जीत हो गई। लगभग 2/3 बहुमत से पार्टी जीत गई है और ये इसकी पूरी संभावना है कि बालेन्द्र शाह नए प्रधानमंत्री बनेंगे। काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन्द्र शाह अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल में लगातार जब से लोकतंत्र शुरू हुआ तब तक नेपाल में लगातार सरकार बनती रही, बिगड़ती रही और कोई भी अस्थायी सरकार बन नहीं पाई। तो क्या बालेन्द्र शाह इसको तोड़े, इस जो बार बार बदलने वाली जो सरकार थी उसको तोड़कर एक अस्थायी सरकार दे पाएंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। अब हम नेपाल की जो राजनीति है, अब भारत के साथ संबंध है, उस पर बालेन्द्र शाह के कारण क्या अंतर पड़ेगा, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये देखेंगे भारत नेपाल के संबंधों में जो ये ठहराव आया है उसका कारण क्या है। भारत नेपाल दोनों हिंदू बहुल देश है, इसलिए भारत नेपाल के संबंधों को आप हिंदू राजनीति से अलग नहीं कर सकते। भारत नेपाल संबंध में जो आया ये ठंडापन है, ठहराव है, वो हिंदुओं के उसी एक सहस्र वर्षीय जो हिंदुओं में जो अपनी राजनीतिक चेतना, लुप्त चेतना के कारण, उसके राजनीतिक समझ के अभाव होने के कारण वो राजनीतिक समझ विकसित हिंदू समाज में हुई नहीं। और यही कारण है, इसका असर आपको हर जगह दिखाई देता जाएगा, जहाँ भी जाएंगे दिखाई देता जाएगा। नेपाल हिमालय पर्वत स्थित जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों को समेटे हुए एक बहुत ही प्राचीन देश से प्राचीन साम्राज्य रहा है। अंग्रेजों ने नेपाल जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन वो समझ गए कि पहाड़ी क्षेत्रों में नेपालियों को हराना बहुत कठिन है, तो उन्होंने सुगौली की संधि कर दी 1816 में। उससे पहले नेपाल को जीतने की कोशिश जो तुर्कों और मुगलों ने वो सब ने भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अंग्रेजों ने सुगौली की संधि की 1816 में, और उसके बाद उसके अगले साल 1817 में गोरखा रेजिमेंट बना और नेपाल के साथ अंग्रेजों का एक गहरा संबंध शुरू हुआ। फिर नेपाल में जो राणाशाही बनी और ये जो 1857 के बाद नेपाल अंग्रेजों के संबंध बहुत ही अच्छे बने रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के दूसरे देशी राज्यों की तरह नेपाल ने भी भारत में अपने आप को विलय करना चाहा। 1950-51 में जो नेपाल के तत्कालीन राजा थे वो भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन चूँकि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनको न तो सनातन धर्म की कोई समझ थी, न उसको भारतीय राष्ट्रवाद की कोई समझ थी। उनको पश्चिमी जो एक नया जो पश्चिमी यूरोपियन जो आइडियोलॉजी थी उससे बहुत प्रभावित थे, वामपंथ से बहुत प्रभावित थे, और इसलिए वो एक हिंदू बहुल क्षेत्र को भारत में नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने नेपाल की मांग को सीरियस रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नेपाल के भारत में नहीं रहने से नेपाल के कारण भारत की उत्तरी सीमा बहुत ही असुरक्षित हो गई, और उत्तर प्रदेश बिहार में आने वाली अधिकतर नदियां नेपाल से होकर आती है, और उनकी स्थिति जिस तरह से अभी आप बिहार में बाढ़ की देखते हैं, उस कारण इसमें नेपाल की आने वाली नदियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमारा जो भूगोल है, भारत का जो भूगोल है, एक निश्चित भूगोल बनाया गया था देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन हमने कभी भी अपने इतिहास प्राचीन काल से आज तक अपने इस भूगोल का कभी सम्मान नहीं किया। इसी का परिणाम है कि हमने कभी तो चूँकि हमने भूगोल का सम्मान नहीं किया, इसलिए भूगोल ने हमारा सम्मान नहीं किया, भारत में छिन्न भिन्न हो गया और इसकी जो भौगोलिक जो एकता थी वो नष्ट हो गई। अब जब ये देखा नेपाल में, और जो भारत की कूटनीतिक, राजनीतिक और विदेश नीति असफलता के एक बहुत बड़ा कारण एक और रहा कि जो तिब्बत है वो धीरे धीरे चीन ने हड़प लिया। चीन ने तिब्बत जो ही हड़पा तो नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट बन गया। जहाँ तिब्बत को भारत चीन के बीच बफर स्टेट बनना चाहिए, अब नेपाल बन गया। और 62 के युद्ध में
जब भारत चीन का निर्णायक पराजित हो गया तो नेपाल को ये लगा कि भारत उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए धीरे धीरे नेपाल का झुकाव चीन की ओर होने लगा। और भारत ने पिछले 80 वर्ष से भारत के राजा ने, भारत के जितने शासक थे, उन्होंने ये प्रमाणित किया है वो चीन के आगे वो सब झुकते हैं। और इसलिए विश्व भर में ये संदेश गया कि जो भी संसार में शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली जाति, शक्तिशाली राष्ट्र, सामने भारत और हिंदू समाज झुकता है। इसलिए भारत को माओ सेतुंग मंदबुद्धि गाय कहा करता था। तो इस कारण नेपाल को भारत पर विश्वास घटता गया, लेकिन फिर भी नेपाली लोग हिंदू हैं तो भारत उसके पुण्य भूमि रहा। भारत के तीर्थ स्थलों और उसके लिए वो आते जाते रहे। और भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट अलग से रही, जो मानेक शाह कहा करते थे कि इस संसार में अगर कोई कहता है कि वो मृत्यु से नहीं डरता है तो या तो झूठ बोला या गोरखा है। तो उन्होंने ये बात करके गोरखा सैनिक की अप्रतिम वीरता का उन्होंने एक प्रमाण दिया था। लेकिन भारत नेपाल संबंधों में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब राजीव गांधी नेपाल गए। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सोनिया गांधी को प्रवेश करने से मना कर दिया गया क्योंकि वो ईसाई थी। यह बात सोनिया गांधी बहुत खली। उसने तय कर लिया कि नेपाल को नष्ट कर देना है। उसके बाद से जब यूपीए सरकार बनी है, जब सोनिया गांधी सत्ता आ गई भारत की, तो उन्होंने नेपाल को नष्ट करने के लिए हर तरह की षड्यंत्र की। मिशनरी, जिहादी और वामपंथियों का एक बहुत बड़ा ये त्रिशूल है, ये जो त्रिविध ताप बोलते हैं, इन तीनों ने मिलके और भारत की सोनिया सरकार की समर्थन, सोनिया वाली सरकार जो मनमोहन सिंह वाली सरकार थी, सोनिया सपोर्टेड थी, उस सरकार के सपोर्ट से, उसमें भाजपा की बड़ा हाथ है, अटल बिहारी जी ने भी उसका सपोर्ट किया था। और इस सब ने मिलकर नेपाल में हिंदू राजशाही, जो शताब्दियों प्राचीन काल से हिंदू राजशाही थी, उस राजशाही को उखाड़ कर फेंक दिया गया। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है। हिंदू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पर पैर मारने के लिए हिंदू बहुत बदनाम रहे हैं। और हिंदुओं से भरी हुई सभा, नेपाल के जो संसद है, वो हिंदू बड़ी सभा ने सर्वसम्मत से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बाहर निकाल के एक सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया। हमें सोचने वाली बात है कि बगल में भूटान है, क्या सेकुलर घोषित हुआ? नहीं हुआ। श्रीलंका सेकुलर घोषित हुआ? नहीं हुआ। बर्मा हुआ? नहीं हुआ। थाईलैंड हुआ? नहीं हुआ। इस्लामिक देश की तो चर्चा ही करना बेकार है। लेकिन नेपाल चूँकि एकमात्र हिंदू बहुल देश है, उसने सर्वसम्मत से नेपाल से हिंदू राष्ट्र हटा दिया। ये बातें पूरे संसार में ये बात तय हो गई है कि हिंदू सबसे पहले अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और फिर रोते छाती पीटते हैं। वही हाल अब नेपाल में हिंदुओं की बुरी स्थिति हो गई। अब नेपाल में हिंदुओं के लिए स्थिति बहुत धीरे धीरे विकट होती गई। पशुपतिनाथ जैसे तीर्थ स्थल और जनकपुर धाम जैसे तीर्थ स्थल नेपाल में है। और जिस तरह से नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं उग्र होती गई है, उससे लगता नहीं निकट भविष्य दोनों के संबंध अच्छे हो सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। भारत में जिस तरह से हिंदू विरोधी राजनीति होती है, हिंदुओं को जिस नीचा दिखाया जाता है, हिंदुओं को 9वीं 10वीं श्रेणी का नागरिक बनाया जाता है, वो बात नेपाल के हिंदुओं को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोचते हैं कि उसमें जो नेपाल में जो हिंदू विचारधारा लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति में आस्था रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि भारत में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, इसलिए वो अलग से भारत से जुड़ाव रखते हैं। फिर जो नेपाल में जो हिंदू विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भारत से इसलिए जुड़ाव रखते हैं कि भारत हिंदुओं का देश है। तो इस तरह से नेपाल में हर तरह के लोग जो है भारत से जुड़ाव रखने लगे और धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ती जा रही और नेपाल पूरी तरह से चीन के पास जाता जा रहा है। और उसको रोकने के लिए भारत के पास कोई विजन ही नहीं है और भारत के पास वो कोई हैसियत नहीं है भारत सरकार की, नेपाल कह सके तो हमारे साथ रहो। अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं का लिंचिंग हुई, हत्याएं हुई, सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो नेपाल क्यों भारत के पास आया और क्यों वो स्वीकार करे संकट में आएगा तो भारत की रक्षा करेगा? जब नेपाल में तख्तापलट हुआ, हिंदू विरोधी सरकारें आई वामपंथी, क्या भारत सरकार ने कुछ हस्तक्षेप किया? सोचने वाली बात है कि भारत सरकार ने नेपाल तक में भी हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब बात करेंगे भाजपा के अंधभक्तों की बात करेंगे तो बताएंगे पूरी दुनिया हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं।
पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति का कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई छाप नहीं, कोई पहचान नहीं। ऊपर से ये लोग बोलते रहते हैं कि हम वो बहुत बड़ा विदेश नीति कर रहे हैं, हमारा हर जगह छाप है। ये प्रमाणित करता है नेपाल में ही। अकेले भूटान में किस तरह से हिंदुओं को बाहर निकाला गया और नेपाली लोग जो भूटान में रहते हैं उसको किस तरह से किया गया, उसके ऊपर किस तरह भेदभाव किया जाता है, किसी छिपा नहीं है। तो अब हमारे पास हम क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं नेपाल के बारे में, ये अलग विषय है। बड़ी बात यह है कि नेपाल के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पूरे संसार में, इस संसार में जिसके पास वीर भोगिया वसुंधरा, जिस पर बल है, वही शासन करता है। बिना न माने जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सपूत तो भाई बिन हो ही न प्रीत। तो इस संसार में जिस देश के पास बल है, जिस देश पर शक्ति है, उसी की बात सुनी जाती है। भारत की सेना शक्तिशाली है, लेकिन भारत सरकार लुंज पुंज रही है। शुरू से 43 से ही भारत की सरकार लुंज पुंज रही है। इसलिए विश्व के किसी भी देश को भारत पर विश्वास नहीं रहता है। उसके मालूम होगा किस समय पर एक गच्चा दे देगा, किस समय पर उसके साथ नहीं देगा, उसके कोई भरोसा नहीं। जब भी बात उठेगी, जब भी किसी संसार में कोई रक्षा की बात हुई, तब बुद्ध का देश हो जाता है। जबकि बुद्ध के जितने देश हैं, सबको सेना है, सब शस्त्र रखे हुए हैं, सब अपनी रक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रखे हैं। भूटान को देख लीजिए, भूटान में मस्जिद नहीं बना सकते। श्रीलंका में वही हाल है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा चैंपियन है बुद्ध के नीतियों का, अपना सबसे बड़ा ये ढोंग करके बैठे हैं। पूरी संसार समझती है कि ये सिर्फ इनको छद्म आवरण है, बुद्ध के नाम पर ये अपनी कायरता छिपाते हैं। नहीं तो हर जगह बुद्ध के देश हैं, युद्ध नहीं बुद्ध को करने की क्या जरूरत है। इस संसार में कौन नहीं जानता कि जो राजनीति, वैश्विक राजनीति हमेशा से सत्ता का बल पर चलती आई है। चाहे संसार कभी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, सृष्टि के आदिकाल से जहाँ बल है, जो बली हैं, उसी की राजनीति चलती है। और अपने यहाँ कहा जाता नहीं, हम तो जैसे गांधी जी बोलते थे कि हम अहिंसा का बल संसार जीत लेंगे, तो ऐसा ये चलाते हैं। मोदी जी पर भी गांधीवाद के नया नशा चढ़ गया है, तो वो भी यही बात बोलते हैं कि नहीं, ये संसार में जो है सब युद्ध, बुद्ध नहीं, युद्ध का देश है। क्षमा के उल्टा बोलती है, युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। सबसे अधिक बुद्ध तो चीन में है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं बोलता है। वो तो सबसे ज़्यादा हथियार रखे हैं, सेना बना रखी है, वो तो ऐसा नहीं बोलता। जबकि प्राचीन बौद्ध परंपरा साहित्य चीन ने बचा कर रखा हुआ, भारत में कुछ नहीं बचा है। तो इन सब बातों से आप ये समझ लें, कभी भी आपने देखा होगा नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भड़कती रहती है और लोग भड़काते रहते हैं। नेपाल में लगातार वामपंथी की जीत ये बात साबित करती है कि नेपाली हिंदुओं पर वामपंथ के गहरा रंग छाया गया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत ये सारे वामपंथी भारत के JNU और सब में पढ़े लिखे हैं, यहीं से जाते हैं, यहीं से खाद पानी मिलता है भारत से ही। खाद पानी आप दे रहे हैं, फिर बोलते हैं भारत विरोधी घटना नेपाल में जा रही है। तो हमारी जो पूरी विश्व राजनीति है, विदेश नीति है, अगर आपको भारत विदेश नीति का पैमाना देखना हो तो नेपाल से भारत की जो संबंध है उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा 80 वर्ष में हमारी विदेश नीति कितनी सफल रही, ये आपको पता चल जाएगा। आगे भारत और नेपाल के संबंध कैसे रहेंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।